हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज अपन कर रहे हैं अंतःप्राद्रीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो 1945 में 1945 में पोर्टर ने की थी। और अगर अपन देखें इसकी स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपको जैसे और सारी चीज़ें होती है वैसे ये भी इसके चारों तरफ जो है दोहरी मतलब दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और ये आपको पूरी जितना सेल है उसके कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में आपको एक नेट के रूप में दिखाई देगी। अब देखो, वैसे तो ये पूरी की पूरी इरेगुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कुछ वो नहीं दिखाई देता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये पूरे कोशिका जाल में जाल के रूप में दिखती है। और उसके बाद में ये देखो कि ये जो है प्रोकैरियोटिक और जो आरबीसी है, इन दोनों में ये एब्सेंट होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी नहीं मिलेगी और आरबीसी में भी ये नहीं मिलेगी। बाकी जितनी सेल्स हैं उनमें सब में आपको ये दिखाई देगी। फिर अगर अपन इसमें इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इसके पार्ट्स दिखाई देंगे। ये जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आपको मतलब इसी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अगर अपन इसकी मेम्ब्रेन देखें तो इसकी मेम्ब्रेन आपको बिल्कुल जैसे और कोशिका झिल्ली वगैरह होती है उसी की तरह होती है, लेकिन अंदर से ये नलिका के रूप में, ट्यूब के रूप में दिखाई देती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग तरीके की, जैसे तीन पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। एक तो है सिस्टर्नी, और एक है वेसिकल या थैलिया, और एक है ट्यूबल्स। तो तीन तरीके की यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखो, ऊपर जो आपको सिस्टर्नी दिखाई दे रही है, लंबी पतली नली जैसी, ये जो है ये मान के चलिए 40 से 50 माइक्रो लंबी चपटी नलिकाओं की तरह होती है। और एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे पैरेलल चपटी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। और ये दोनों में मिल रही है। अभी अपन टाइप्स इसके पढ़ेंगे, स्मूथ और रफ वाले। तो ये चिकनी ईआर में भी मिलती है और रफ वाली में भी मिलती है। फिर उसके बाद में आपको देखो छोटे छोटे गोले से दिखाई दे रहे हैं जो वेसिकल या थैलिया हैं। और ये छोटे छोटे आपको ऐसे सर्किल के रूप में ही दिखाई देंगे, गोल स्ट्रक्चर है जो 200 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम की आपको डायमीटर मिलेगी। फिर उसके बाद में तीसरी है ट्यूबल्स या नलिकाएं। और ये ऊपर जैसे आपको बिल्कुल रेगुलर थी, लेकिन यहाँ पे आपको लंबी पतली ब्रांच्ड जो है नलिकाएं दिखाई देंगी। और इनका डायमीटर भी 50 से लेके 100 माइक्रोम्यू होगा। और ये आपको सॉफ्ट में मिलेंगी, ये मतलब आपको रफ में नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से इसके तीन पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्नी और वेसिकल और ट्यूबल्स। उसके बाद में अपन इसको दो भागों में बांटते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है चिकनी, जिसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। और ये जो रेटिकुलम या अंतःप्राद्रीय है, ये अधिकतर उन कोशिकाओं में ज़्यादा मिलती है जहाँ की वसा वगैरह है, उसको उसका संश्लेषण करना है। तो ये आपको वृक्क जो अपना किडनी होता है उनमें ज़्यादा मिलेगी, जहाँ ग्लाइकोजन को स्टोर किया जा रहा है उन सेल्स में आपको ज़्यादा मिलेंगी, या ये इंटेस्टाइन की जो सेल है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल जो जाल होगा वो जाल कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल चिकना। फिर जो दूसरी है वो है खुरदरी भित्ति वाली या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ इसलिए हैं या खुरदरी इसलिए हैं क्योंकि इनके चारों तरफ जो है राइबोसोम लगे होते हैं। अभी अभी अपन आगे राइबोसोम पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे कण जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इन राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना।
इसलिए ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक है ये आपको वहां मिलेंगी जहाँ की प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण किया जाता हो। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अगर वैसे देखो तो आपको पता ही है कि जब हम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं तो उसमें जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो इनमें पाया जाता है और इन्हीं की सहायता से ये कार्य यहाँ पे होता है। अब देखो वैसे तो ये मान के चलो कि जो स्मूथ वाली है उसमें अगर राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो वो किस में बदल जाती है, वो रफ में बदल जाती है। और जब ये काम हो जाता है तो ये वापस से क्या हो जाती है, स्मूथ में बदल जाती है। और ये जो सारा काम है इसको एसईआर को आरईआर में बदलने यानी स्मूथ को रफ में बदलने का काम राइबोफ्लाविन जो है उसकी उपस्थिति में होता है। तो ये इनमें ज्यादा दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, केवल ये है कि राइबोसोम उपस्थित है या प्रोटीन का संश्लेषण होना है तब तो ये रफ है, और अगर नहीं होना है तो ये अलग हो जाती है। अब यहाँ देखो अगर अपन इसकी रासायनिक संगठन देखें या केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये सबसे पहली बात तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। और आपको क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसे नॉर्मल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इकाई मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से ही आए। तो अगर 70% तो इसमें फॉस्फोलिपिड है और 30 से 50% इसमें आपको लिपिड्स मिलेंगे। उसके अलावा इसमें लेसिथिन, सिफेलिन, नॉसिटॉल, ये कुछ और पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये देखो स्ट्रक्चर इसकी ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये काफी कार्य करती है। तो अपन इसके एक एक जो कार्य है उसको अपन देखते हैं। तो अपन इनके कार्य करते हैं तो देखो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि इन पे राइबोसोम होते हैं और वो जो राइबोसोम है वो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण जब किया जाता है तो इनसे प्रोटीन किस में चला जाता है, गोल्जी, अभी अब गोल्जी उसमें पढ़ेंगे अपन, उसमें चले जाते हैं। उसके बाद में वेसिको जो डिक्टिका है या जो अभी आपने टाइप्स पढ़े हैं उनकी सहायता से जो है ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम यहाँ पे निकाले जाते हैं, चाहे वो वैक्यूल से हो चाहे गोल्जी एपरेटस से हो, वहां से निकाले जाते हैं। और फिर जो है ये पूरा का पूरा प्रोटीन बन के कोशिकाओं के अन्य कार्यों को काम देते हैं। अब जैसे कुछ जो है कोलेजन, जो ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं उनमें जो कोलेजन है वो भी जो है इनकी सहायता से स्त्रावित होता है। फिर उसके बाद में दूसरा है वो है ग्लाइकोजन का संश्लेषण, यानी कि जैसे रफ है उसका मुख्य कार्य तो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। लेकिन अगर अपन स्मूथ का बात करें तो ये जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में जो है ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये जो पूरी की पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरी कोशिकाओं में रहती है। तो एक तरीके के जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है या स्केलेटन सिस्टम है, तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा इसकी शेप को बनाए रखती है, तो एक कंकाल तंत्र की तरह कार्य करती है। फिर उसके बाद में ये किसी भी चीज का आवागमन या आदान प्रदान में भी सहायक होती है कि कोई चीज अगर बाहर से सीधी केंद्रक में जानी है तो ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम भी करती है। फिर उसके बाद में जो प्रोटीन संश्लेषण है, क्योंकि राइबोसोम है तो राइबोसोम में जो आरएनए वो आरएनए भी इसकी सहायता से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर उसके बाद में ये इंटरनल पावर जैसे आंतरिक शक्ति है वो भी कोशिका को प्रदान करती है। उसके अलावा इससे जैसे मान लीजिए कि अन्य जो अंग है उन अंग की यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई मेम्ब्रेन का भी निर्माण होता है। और एक इसका और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि सेल डिवीजन के टाइम जो है ये केंद्रक के चारों तरफ
जो है एक मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। जैसे आपको केंद्रक मैंने पढ़ाया तो दोहरी झिल्ली होती है उस पे, तो एक तो उसकी खुद की होती है और दूसरी झिल्ली किसकी होती है, दूसरी झिल्ली होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो बनाती है। तो इस तरीके से ये उसको सपोर्ट भी करती है। अब देखो दूसरा जो है वो मैं आज आपको स्टार्ट कर रही हूँ राइबोसोम। अब राइबोसोम में इसका अगर अपन वैसे देखें तो सबसे पहले क्लाउड है, उन्होंने 1943 में इसको थोड़ा सा फिल्टर किया था, तो और इसका नाम दिया था माइक्रोप्रोबोज। और फिर उसके बाद में पेलेडे ने इसका नाम रखा था राइबोसोम 1955 में। और इनने ये मतलब अगर आप डिस्कवरी देखोगे तो डिस्कवरी पेलेडे की मानी जाती है। क्लाउड की सिर्फ इन्होंने अलग निकाला था, बाकी इनने और कुछ काम नहीं किया था। तो अगर खोज का आता है तो आप पेलेडे का नाम लिखोगे। फिर अब इसमें अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको दिख रही है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दो या आप जैसे मैथ्स का 8 होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसमें जो है आरएनए और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। फिर उसके बाद में जो दो उप इकाइयां आपको दिखाई दे रही है सब यूनिट, तो एक छोटी है एक बड़ी है, इस तरीके से आपको दिखाई देती है। और अगर अपन वैसे देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जो है ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे। अब देखो अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों जो सेल्स हैं उसमें अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें होते हैं 80S। तो 70S मतलब है कि इसमें दो ये सब यूनिट हैं 50S और 30S। और अगर 80S की बात कर रहे हैं तो इसमें दो सब यूनिट हैं 60 और 40। अब आप हालांकि टोटल करते हो तो पहले में आपको 80 मिल रहा है दूसरे में 100 मिल रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगी तो इसकी यूनिट में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसलिए जो है ये थोड़ी सी यहाँ 80 हो रही है लेकिन अगर टोटल देख रहे हैं तो 70 हो रहा है। यहाँ पे 100 है तो टोटल अगर अपन देखते हैं तो 80 हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इसके जब ये दोनों पास में आ जाती हैं तो इसके वैल्यू में कमी आती है। अब यहाँ पे देखो इसके अलावा इसके अंदर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि 50S है तो इसमें 5S RNA है, 30S RNA, और 30S में है वो 16S RNA। और 60S की बात करें तो इसमें 5S RNA, 5.8S RNA, 30S RNA, और 40 की बात करते हैं तो इसमें 18S RNA। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इनके अंदर आरएनए है उसकी वैल्यू है। तो ये बिल्कुल आपको एज इट इज यहाँ पे याद करना है। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यदि वैसे ये नॉर्मल अगर अपन कंडीशन देखें तो ये दोनों यूनिट अलग अलग रहती हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयन ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैग्नीशियम आयन जो है अगर होगा ज्यादा मात्रा में तब तो ये जुड़ी रहेंगी, और मैग्नीशियम आयन कम होगा तो ये अलग अलग होती है। तो ये एक मैग्नीशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा आप ये देखोगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताया तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब एक ये जो इम्पोर्टेंट आप सोचोगे कि ये एस क्या है, तो एस जो है एक तरीके का इसको हम बोलते हैं अवसादन गुणांक, या हम इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये भी कई बार आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक तरीके का गुणांक है। और ये जो इसी के हिसाब से हम राइबोसोम है उसको अलग अलग करते हैं। जैसे मान लो कि 80S है तो जो 80S राइबोसोम है उसमें दो पार्ट्स हो गए आपके, किसके हो गए 40 और 60 के।
तो इस तरीके से हम इसको मतलब जैसे मैथ्स के हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन अलग अलग तरीके। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अवसर्जन गुणांक होता है जो आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन आपको बस इसी तरीके से करना है, बाकी इसकी डिटेल में आपको नहीं जानना है। अब देखो इसमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर और है, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या है कि जैसे मान लीजिए जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो उस समय बहुत सारे जो आरएनए वो आके आपस में आरएनए हैं वो जुड़ते हैं, और जुड़ के सारे के सारे जो आपको राइबोसोम देखो दिखाई भी दे रहे हैं कि इस तरीके से एक के बाद एक जुड़ते हुए चले जाते हैं। और ये जो क्रिया है, ये क्रिया मैग्नीशियम आयन की स्थिति में होती है, और इसे हम डाइमर बोलते हैं, और या तो हम डाइमर कहते हैं, और अगर और भी ज़्यादा इसमें राइबोसोम जुड़ने लगते हैं तो मैग्नीशियम आयन की, तो ये बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो तो है ही, बाकी और ज़्यादा अगर राइबोसोम बनते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो कई बार ये स्ट्रक्चर पूछी भी जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन थोड़े से इसके फंक्शन भी देख लेते हैं। अब देखो अगर अपन कार्यों की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और दूसरा जो है, इसके राइबोसोम जो है, इससे केंद्रिका, जब अपन ने न्यूक्लियोलस की बात करी थी तो राइबोसोम से न्यूक्लियोलस भी बनता है। हालांकि ये रहता किसमें, साइटोप्लाज्म में, लेकिन न्यूक्लियस की निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में देखो प्रोसेस में, खैर अपन इतना भी प्रोसेस इसका नहीं देखेंगे, लेकिन बस एक नॉर्मल है कि इसी की सहायता से, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़े होते हैं, तो इसी की सहायता से जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है कि सबसे पहले जो केंद्रक है, उस केंद्रक से संदेश आते हैं, और संदेश कौन लेके आता है, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। उसके बाद में टीआरएनए है, वो उसको लेता है, लेने के बाद में आरआरएनए तक पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस में, हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ पे जैसे 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये अपन थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो प्रोटीन संश्लेषण में होता है। तो आज अपन ये 2 पढ़ लिए, फिर थोड़ी 2-4 चीज़ें और रह गई हैं, उसको अपन कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।